दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुंवर बलजीत सिंह की बुक द बिग कैट एनकाउंटर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है मैन ईटर ऑफ रॉसल। जुलाई के महीने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमसे कहा चंपावत जाने के लिए, क्योंकि एक मैन ईटर वहां पर आतंक मचा रहा था। हमें उसे खत्म करना था। अब ये जिला पूर्वी किनारे पर है, उत्तराखंड के एकदम नेपाल के किनारे पर। हम वहां पर पहुंचे और मिले डीएफओ से। अब डीएफओ ने बताया कि आदमखोर जहां पर आतंक मचा रहा है वो चंपावत जिले का वो इलाका है जो कि लगता है नेपाल से। हमने उनसे कहा कि पहले हम कोशिश करते हैं कि उसे पिंजरे में पकड़ लें, अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर मार देंगे गोली। अब डीएफओ ने कहा कि जो उनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन है वो उसे गोली मारने की है, लेकिन वो 1-2 दिन में परमिशन ले लेंगे पिंजरे में कैद करने के लिए भी। अब हमने सोचा था कि वाइल्ड लाइफ वैसे भी संकटग्रस्त है बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, तो अगर एक लेपर्ड की जान हम बचा सके बुलेट से तो ये भी वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ा योगदान होगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि उसे पिंजरे में पकड़ ले। लेकिन जब हम वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि पहाड़ों का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण है। वहाँ के किसान इतनी फसल भी नहीं उगा पाते कि 6 महीने का उनका काम चल पाए। जंगल जाए और लकड़ी लेकर आए ताकि जले उनके घर का चूल्हा। सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं पहाड़ों पर, उन्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी जलाने की जरूरत पड़ती है। पीने के पानी के लिए भी उन्हें जंगल जाना पड़ता है, थोड़ी दूर नहीं, बहुत दूर। अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए भी उन्हें जंगल जाना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए जब उन्हें जंगल जाना पड़ता है तो फिर होता है वन्य जीव मानव संघर्ष, यानी कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। कई बार मादा लेपर्ड अपने बच्चों के साथ बैठी होती है, अचानक से सडन एनकाउंटर हो जाता है उसका किसी इंसान से और वो कर देती है हमला। तो इस तरह से शुरुआत होती है मादा तेंदुआ की मैन ईटर बनने के लिए। धीरे धीरे उसे आदत लग जाती है। अंत होता है उस तेंदुए की मौत के साथ। बहुत सारे इनोसेंट तेंदुए भी मर जाते हैं उस मैन ईटर के धोखे में। अब पहाड़ों की जिंदगी कितनी कठिन है, कितनी दूभर है, ये वही व्यक्ति जान सकता है जो कभी पहाड़ों में रहा हो। जनरली पहाड़ों में घर इतनी दुर्गम परिस्थितियों में बने होते हैं कि उस व्यक्ति को 2 किलोमीटर तक चलना होता है मेन रोड तक पहुंचने के लिए। वहां से बस या जीप में बैठ के वो जाता है बाजार अपनी ज़रूरत का सामान लाने के लिए। हालांकि मेन रोड पे पहुंचने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वहां पर ट्रांसपोर्ट मिल ही जाएगा। मैंने कई ऐसे गांव देखे हैं जहां पर केवल एक जीप चलती है जो कि एक बार जाती है बाजार, शाम को वापस आती है। अगर कोई व्यक्ति अपने गांव जाना चाहता है और वो जीप निकल गई है तो उसे रात भर इंतजार करना होगा अगले दिन उस जीप में बैठ के जाने के लिए, या फिर उसे जाना होगा पैदल। अब जो बाजार से खरीद के वो सामान लाते हैं जीप में रख के, उन्हें वो 2-3 किलोमीटर अपनी पीठ पर लाद के या फिर सर पर रख के जाना होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ऐसे ही कुर्सी पे लाद के या पीठ पे लाद के उसे लाया जाता है, फिर जीप में लेके जाया जाता है। अब जब मैंने आपको समझा दिया है उनका सोशल स्टेटस, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अपनी बकरी खो दे, गाय खो दे तो उसे कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा। और ऐसे में अगर कोई अपना बच्चा खो दे और उस व्यक्ति को कोई वाइल्ड लाइफ संरक्षण समझाने जाए तो वो व्यक्ति उसका क्या हाल करेगा, आप समझ सकते हो। अगर किसी गांव में एक बच्चे की मौत होती है तो गांव वाले चाहते हैं कि उस इलाके के आसपास के सारे लेपर्ड मार दिए जाए। उन्हें इस बात से फर्क नहीं होता कौन आदमखोर है कौन नहीं, उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होती है। अब अगर बीट ऑर्गेनाइज की जा रही है, एक शिकारी निशाना लगा के बैठा है और वो ये जान के कि ये जो लेपर्ड भाग के आ रहा है ये आदमखोर नहीं है और उस पर गोली नहीं चलाता, तो गांव वाले उसका क्या हाल करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। गांव वाले उस शिकारी को पीट सकते हैं, पीट पीट के अधमरा भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आपने भागते हुए लेपर्ड को गोली नहीं मारी। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आपका ये मानना था कि ये लेपर्ड आदमखोर नहीं था, क्योंकि उनकी निगाह में सारे लेपर्ड आदमखोर ही हैं।
अब गांव वालों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बात समझनी होगी कि अगर वो जंगली जानवरों की सुरक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले पेड़ उगाने होंगे और उन छोटे जानवरों की रक्षा करनी होगी जिनका कि शिकार करते हैं लेपर्ड या टाइगर, जैसे कि जंगली सुअर, घोराल, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, खरगोश। अब मैं कहानी से थोड़ा दूर जा चुका हूं तो मैं वापस लौटता हूं अपनी कहानी पर। अब हमें चंपावत से लोहा घाट जाना था जो कि था 13 किलोमीटर दूर, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेपर्ड को पिंजरे में कैद करने की परमिशन हासिल करने में 2 दिन लगने वाले थे। तो हमसे कहा गया था कि 2 दिन आप आराम करिए लोहा घाट के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन थी रौसल, जो कि वहां से थी 35 किलोमीटर की दूरी पर। अब पूरे रास्ते जो रोड थी वो कच्ची सड़क थी और मॉनसून का सीजन था। कोई नहीं बता सकता था कि ये रोड कब ब्लॉक हो जाएगी लैंडस्लाइड की वजह से। अब जो हमारे पास खाली समय था उसमें हमने लोकल लोगों से बातचीत की, मैन ईटर के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में और उसकी हैबिट्स के बारे में। अगले दिन हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मिल गई उस तेंदुए को कैद करने की कोशिश करने के लिए, और हमें बताया गया कि पिंजरे हमें मिल जाएंगे जो कि लाए जा रहे हैं जीप से अगले ही दिन। तो हम लोग चल पड़े रौसल अपने लगेज के साथ। शाम ढलते तक हम पहुंच भी गए। अब जो रेस्ट हाउस था ये था नेपाल के बॉर्डर पर, और रिवर काली हमारे रेस्ट हाउस से केवल 700 मीटर्स नीचे बहती थी। अब जो काली नदी है वो भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है। अपने रेस्ट हाउस से हम नेपाल के गांव को बड़े आराम से देख पा रहे थे। वहां पर हमने देखा सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट को। उस टाइम पर नेपाल में माओवादी बहुत घूमते थे। वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ जाते थे क्योंकि नेपाली पुलिस ने वहां पर उनका जीना मुश्किल कर दिया था। अब जाके हम मिले कमांडिंग ऑफिसर से, उनसे मुलाकात करके हमने अपना परिचय दिया, बताया हम किस लिए आए हैं और उनसे परमिशन मांगी कि हम रात को घूम पाएं लेपर्ड को ढूंढने के लिए। उन्होंने हमें फौरन परमिशन दे दी। परमिशन मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कहीं वो हमें माओवादी समझ के गोली ना मार देते। अब जब हमने एंटर किया रेस्ट हाउस के अंदर तो हमें मालूम चला कि ना तो वहाँ पर पानी है ना ही है वहाँ पर बिजली। इलेक्ट्रिसिटी का ऑल्टरनेटिव तो हमने कैंडल से चला लिया था जिसे हम हमेशा अपने पास रखते थे, लेकिन पानी का क्या करें, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट था ही नहीं। अब हमने एसएसबी वाले लोगों से पूछा कि पानी वो लोग कहाँ से लाते हैं। उन्होंने बताया कि वो लाते हैं 5 किलोमीटर दूर एक नेचुरल स्प्रिंग से, हमें भी वहीं से लाना होगा। हमारे पास 20 लीटर के 4 जरीकैन हमेशा होते थे। इससे हमें मदद मिली और पानी की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। तो कुल मिला के हम लोग रेस्ट हाउस में सेटल हो गए। अब अगले दिन था एक्शन लेने का टाइम। अगले दिन सुबह हम उन पिंजरों को चेक करने के लिए गए जो कि जीप में लाए गए थे लोहा घाट से। अब ट्रैप बड़े मुश्किल थे, एक पीस में थे और बहुत भारी थे। उन पिंजरों को देख के हमारे मन में ख्याल आया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने पिंजरे के डिज़ाइन को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि मैदानों के लिए ठीक है कि जहाँ पर एक गाड़ी से पहुँच जाते हैं, लेकिन जहाँ पहाड़ हैं वहाँ पर पीसेस में होना चाहिए था जो बाद में असेंबल हो जाए, क्योंकि पहाड़ पर इन्हें पोर्टर्स की पीठ पर लेके जाना होता है। जहाँ पर आदमखोर के आने की संभावना हो वहाँ पर इसे प्लेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब मेन जगह पर ले जाना जब संभव ही नहीं था तो उन्हें मजबूरी में तो उन केजेस को हमें अनचाही जगह पर प्लेस करना पड़ा, जहाँ पर लेपर्ड के आने की संभावना या यूं कहें आदमखोर तेंदुए के आने की संभावना ना के बराबर थी। अगर फोल्डिंग ट्रैप होता जिसके कि चारों दीवारें अलग की जा सकती, बीच में जो हैंगिंग पार्टीशन होता है वो भी अलग किया जा सकता, उसे ऊपर ले जाके असेंबल कर दिया जाता, सारा काम आसान हो जाता। अब मजबूत लोहे के सरिये से बनता है वो पिंजरा जिसमें बंद किया जाता है आदमखोर को। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक छोटा जिसमें कुत्ता या बकरी रखी जाती है, बीच में पार्टीशन होता है, बड़ा इलाका छोड़ा जाता है आदमखोर के लिए। यानी कि जब आदमखोर दूसरे दरवाजे से घुसता है कुत्ते या बकरी को पकड़ने के लिए, वो उसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि बीच में मजबूत सरियों की दीवार होती है। हालांकि वो उसे देख सकता है, कुत्ता या बकरी डरते रहेंगे, लेकिन केज का दरवाजा बंद हो चुका होगा क्योंकि उसके अंदर एक हिलती हुई जाली होती है। जैसे ही टाइगर या लेपर्ड के टच करने से वो लटकती हुई जाली हिलती है, ऊपर से कुंदा हट जाता है, पीछे से दरवाजा गिर जाता है और बंद हो जाता है वो तेंदुआ या टाइगर। उसे दिख तो रहा होता है वो शिकार जिसके लालच में वो वहां पर आया था, लेकिन अब उसे देखकर वो सिर्फ
ललचा सकता है और ये सोच सकता है लालच बुरी बला है। अब हमें 4 पिंजरे दिए गए थे। उन चारों पिंजरों को अपने हिसाब से जहाँ पर हम प्लेस करवा सकते थे अपनी मजबूरी के साथ वहाँ पर हमने प्लेस करा दिया, झाड़ियों से उनको छिपा दिया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए रेस्ट हाउस। अब हम कुछ कर सकते थे तो वो एक ही चीज़, वो था इंतज़ार। वही हम कर रहे थे। रोज़ जाके चेक करते थे बेड को कि क्या उसमें फंसा आदमखोर, लेकिन वो नहीं फंसा होता था। अलग अलग जगह पर प्लेस किए गए थे अलग अलग केज ट्रैप्स। हमें रोज़ 15 किलोमीटर चलना होता था उन्हें चेक करने के लिए। करते करते बीत गए 7 दिन। 8वें दिन हमने देखा दूर से कि जो केज ट्रैप था उसका दरवाज़ा गिरा हुआ था। हमें जान के खुशी हुई, कम से कम एक तेंदुए को मरने से तो हमने बचा लिया। लेकिन हमारी खुशी क्षणिक थी, थोड़ी देर की थी। जैसे ही हम नज़दीक पहुंचे तो हमें मालूम चला पिंजरे का दरवाज़ा तो गिर गया है लेकिन अंदर कोई जानवर है नहीं, है वहाँ पर तो सिर्फ बकरी। अब वहाँ पर हमें मैन ईटर के पैरों के निशान मिले। फिर वो किस तरह से बाहर निकल गया देखा। थोड़ा सा लोहे के सरिये मुड़े हुए थे और वहाँ पर गड्ढा भी खोदा था मैन ईटर ने। अब हमें याद आया कि कठिन मुश्किल सरफेस पर लाते वक्त एक जगह ये पिंजरा थोड़ा गिर गया था, शायद उसके सरिये थोड़ा सा बाहर निकल आए होंगे। बाकी का काम कर दिया उन्हें टेढ़ा करने का उस मैन ईटर ने। वो उन्हें टेढ़ा करके वापस निकल गया। अब तक वो आदमखोर 2 और इंसानों की जान ले चुका था। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था उस आदमखोर को गोली मारने के लिए। और क्योंकि एक बार पिंजरे में फंस के मैन ईटर निकल चुका है, हम समझ गए थे कि अब वो पिंजरे के पास फटकेगा भी नहीं। अब हम उस तेंदुए की जान बचाने में असफल हो चुके थे। हालांकि वो पकड़ा जाता तो जिंदा तो रहता, लेकिन रहता चिड़ियाघर में, खुले में तो रह पाता नहीं। अब इस घटना के 2 दिनों के बाद हम आदमखोर को ढूंढ रहे थे तो हमने देखा कि बड़ी ब्राइट लाइट सामने की तरफ से आ रही है। अब जब वो लोग नजदीक आए टॉर्च लेके तो मालूम चला कि वैली में नीचे एक गांव है, वहां पर 11 साल की लड़की को मार दिया है आदमखोर ने अभी अभी। कुछ लोग लड़की की बॉडी को ढूंढने जंगल में गए थे और ये लोग हमें खबर देने के लिए ये लोग रोसल की तरफ उसी वक्त चल दिए थे। अब उनके हाथ में था पेट्रोमैक्स लैंप जिसकी रोशनी में वो आ रहे थे। अब हम लोग उन लोगों के साथ फौरन चल पड़े। करीब 2 घंटे तक वॉक करने के बाद हमने उनसे पूछा कि भाई कितनी दूर और जाना है। उन्होंने दूर चमकती हुई लाइट दिखाई कि वो जो लाइट है हमारे गांव की है, हल्की टिमटिमाती रोशनी। उसे देख के हमें अंदाजा लगा कि अभी तो उतनी ही दूरी तक हमें और जाना है जितनी दूरी तक हम चल चुके हैं। अब हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जा रहे हैं पाताल लोक में, नीचे उतरते ही जा रहे हैं, उतरते ही जा रहे हैं। करीब 1 घंटा हमें और चलना पड़ा, तब पहुंचे हम उस घर में जिस घर की लड़की लेपर्ड उठा ले गया था। एक अकेला घर बना हुआ था गांव से थोड़ी दूरी पर। अब इस गांव का नाम था सुल्ला और ये घर काफी दूरी पर था। एक वैली इस घर को और गांव को डिवाइड करती थी और उस वैली का नाम था सुल की गाड़। जब तक हम पहुंचे थे तब तक गांव वालों ने उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया था और उसे लेकर आ चुके थे घर पर। अब बहुत ही अच्छा मौका हाथ से जा चुका था लेपर्ड को मारने का, क्योंकि अगर ये लोग बॉडी को वहां से लेके नहीं आते और मैं वहां पर बैठता, पक्का मारा जाता लेपर्ड। अब घटना कैसे हुई, उस लड़की के नाना और 2 और आदमी अपने अहाते में बैठे थे, गुड़गुड़ा रहे थे हुक्का। उनकी पीठ थी घर की तरफ और उनका चेहरा था जंगल की तरफ। घर की महिलाएं खाना बनाने में बिजी थी फर्स्ट फ्लोर पर उस घर के। पहाड़ों के मकान 2 तल्ले के होते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर वो अपने पशु चारा अनाज रखते हैं, खुद रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। जो फर्स्ट फ्लोर होता है ज़मीन से 6 या 7 फीट की ऊंचाई पर होता है। ये भी ऐसा ही था और वो फेस कर रहा था जंगल की तरफ। अब जो फर्स्ट फ्लोर था उससे 4 फीट नीचे एक स्लोप था, एक फुटपाथ जा रहा था, वो भी जा रहा था जंगल की तरफ। शाम के बज रहे थे 6। वो लड़की अपने नाना के पास बैठी थी, खेल रही थी। अचानक से वो उठी। नाना ने पूछा कहाँ जा रही हो? वो बोली मैं जा रही हूँ बाथरूम के लिए। तो नाना ने कहा कि यहाँ पर आदमखोर बाघ घूम रहा है, जंगल की तरफ मत जाओ, अहाते के किनारे जहाँ फुटपाथ जा रहा है वहीं पर बाथरूम कर लो। अब जैसे ही वो अहाते के किनारे फुटपाथ के पास बैठी, मैन ईटर वहाँ पर इंतजार कर रहा था, भगवान जाने कब से। मौके के इंतजार में उसने इस लड़की को गर्दन से उठाया, लेकर भाग गया। जैसे ही मैन ईटर लड़की को उठाकर भागा, पीछे पीछे 3 लोग भागे, यानी कि उसके नाना और वो 2 आदमी, जो कि उस लड़की से मात्र
6 फीट की दूरी पर बैठे थे। अब यही 3 लोग थे जो उस घर में पुरुष थे, बाकी सब थी महिलाएं। और जब तक हम लोग वहां पर पहुंचे थे, ये बॉडी उठाकर ले आए थे। अब अहाते में लड़की की बॉडी रखी हुई थी। लड़की के नाना ने कहा था कि इस पर निगाह रखनी होगी पूरी रात। हमारे रिक्वेस्ट करने पर नाना ने वो डेड बॉडी हमारी जिम्मेदारी पर छोड़ दी। क्या पता मैन ईटर भूखा हो और उस घर के अहाते में दोबारा आए। क्योंकि घर छोटा था, हमें मालूम था कि हम लोग उस घर के अंदर सो नहीं पाएंगे। हमारे लिए भी बेहतर उपाय था कि हम वरांडे में बैठ के जगराता करें। लड़की के पैर को हमने एक लोहे के तार से खूंटे से बांध दिया कि अगर लेपर्ड आए झटके से उठा के भागने की कोशिश करे तो वो भाग ना पाए। पूरी रात हम लोग वहां पर बैठे रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आदमखोर नहीं आया। अब अगले दिन सुबह उस लड़की की डेड बॉडी को क्रिमेट कर दिया गया। वो लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने हमसे कहा कि हम एक रात और रुक जाएं उनके यहाँ पर। उन लोगों को लग रहा था कि मैन ईटर जिसके हाथ से पिछला शिकार छीन लिया गया है, यानी कि उसे खाने नहीं दिया गया है, पक्का लौटेगा अपना दूसरा शिकार लेने के लिए। अब हमें पहले एक पहाड़ उतरना था, दूसरा पहाड़ चढ़ना था, यानी कि लगने थे हमें 10 घंटे। तो इस बात की कोई संभावना थी नहीं कि हम जाएं, खाना खाएं, थोड़ी देर आराम करें, वो जो नींद हमारी पूरी नहीं हुई पिछली रात उसे पूरा करें। तो हमने उन्हें सहमति दे दी कि हम एक रात और रुकेंगे आपके यहाँ पर। खाना लेने के लिए एक आदमी हमने भेज दिया रेस्ट हाउस, और हम सोए एक पेड़ के नीचे। अब हमने ये तय किया था कि हम शाम के 5 बजे तक सोएंगे, तब तक हमारा खाना आ जाएगा, खाना खाएंगे और उसके बाद एक लाइव बेड बांधेंगे और एक हाइट बना के उस मकान के पास में ही बैठेंगे। अब जब हम शाम के 5 बजे उठे तो मालूम चला कि हमारा खाना यानी कि भोजन तो आया ही नहीं है। तो उस लड़की के नाना ने हमें कुछ चपाती, कुछ जंगली सब्जियां और छाछ पीने के लिए दिया। अब इस टाइम तक बज रहे थे 6। हमने जल्दी जल्दी भोजन किया, एक कुत्ता मंगाया लाइव बेड की तरह इस्तेमाल करने के लिए, और घर के पास में एक झाड़ी थी, वहीं पर एक हाइट बना के हम बैठे उस लेपर्ड के इंतजार में। अब कुत्ते को हमने बांध दिया 2 फुटपाथ के जंक्शन पर। कुत्ता बड़ा ही अच्छा था, पूरी रात भौंकता रहा। अब रात के 10 बजे तक लेपर्ड आया नहीं तो हम उस मकान में वापस आ गए। हमारा खाना अभी तक नहीं आया था, तो उस घर की महिलाओं ने हमें कुछ चपाती और सब्जियां दी। अब क्योंकि उस घर में सोने की जगह थी नहीं, तो हम फिर रात को उस पेड़ के नीचे ही सोए, लेकिन एक आदमी बारी बारी से पहरा दे रहा था। अब जब हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचे तो हमें मालूम चला कि हमारा खाना क्यों नहीं आया था। जिस आदमी से हमने संदेशा लेके भेजा था, एक नोट लिख के भेजा था कि हमारा खाना भेज देना, हमने उसमें गांव का नाम तो लिखा ही नहीं था। वो आदमी नोट दे के चला गया था। हमारे स्टाफ को मालूम ही नहीं था कि खाना लेकर जाना कहाँ है। अब वापस आते वक्त हमें एक मौका और मिला था मैन ईटर को मारने का, लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम हो गया कि वो मौका हमारे हाथ से जाता रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हमें नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि 36 आवर्स से हम सोए नहीं थे। तो अब पहाड़ी पर चढ़ते वक्त करीब करीब 5 घंटे चढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थका महसूस करने लगा और राइफ़ल मुझे भारी लग रही थी। तो एक पहाड़ी लड़के को मैंने अपनी राइफ़ल दे दी कैरी करने के लिए। अब जब हम लोग वॉक कर रहे थे, वो लोकल बॉय स्लिप कर गया, गिर गया। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब मैंने राइफ़ल को उठा के देखा, मुझे तो उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई डैमेज हुआ, लेकिन राइफ़ल के ऊपर जो निशाना लगाने वाली मक्खी होती है उसे मैंने ठीक से देखा नहीं था। और क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके थे, तो जब हम रेस्ट हाउस पहुँचे, खाना खाया, सो गए, राइफ़ल के बारे में बिल्कुल भूल गया कि वो गिरी थी। मैंने एक बार भी निशाना लगा के चेक नहीं किया कि राइफ़ल ठीक से काम कर रही है कि नहीं। 5:30 बजे हम लोग उठे और फिर चल पड़े आदमखोर को ढूंढने के लिए अपनी स्पॉटलाइट उठा के। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब हम अपनी सर्च को ख़त्म करने के इरादे में थे, हमें सड़े मांस की बदबू आने लगी। हमें लग रहा था कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे। उस गंध का पता लगाने के लिए जब हम आगे बढ़े, तभी वो मैन ईटर एकदम हमारे सामने से निकल गया। लेपर्ड मेरे बहुत नज़दीक था। मैंने राइफ़ल को अपने कंधे पर लगाया और चला दी गोली।
एकदम निशाना मिस हो गया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने इतने नज़दीक से निशाना मिस कैसे किया। तब मुझे याद आया कि ये राइफ़ल तो गिर गई थी और मैंने इसे ठीक से चेक नहीं किया था। मेरी ये गलती, इसका खामियाजा मैंने भुगता 7 दिन की मेहनत और करके। अब जब मैंने अपनी राइफ़ल को टेस्ट किया तो वो करीब-करीब टारगेट को फुट लेफ्ट साइड में हिट कर रही थी। यानी जब मैंने लेपर्ड के शोल्डर का निशाना लिया था तो उसकी नाक के बगल से गोली निकल गई थी। अब 1 हफ्ते तक हम मैन ईटर को ढूंढते रहे। ना तो उसका कोई नाम था, ना ही था निशान, यानी नहीं था नामो निशान। बड़ी मुश्किल से हमने 3 भैंस के पाड़े लाइव बेड बांधने के लिए मंगवाए थे और मंगवाना बहुत मुश्किल था। अब क्योंकि भैंस के पाड़े मंगवाए गए थे चंपावत से, हम बड़े ही संभाल के उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। पहला हमने बांधा सूल की गाड़ के नज़दीक, यानी कि वो जगह है जहाँ से उस 11 साल की बच्ची को लेके गया था लेपर्ड। 8वें दिन हमें मालूम चला कि सूल की गाड़ के पास जो भैंस का पाड़ा हमने बांधा था उसे मार दिया है मैन ईटर ने। अब हमें मालूम था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 4 घंटे की जर्नी करनी है, तो हम अपने साथ सारा इंतज़ाम लेके गए। गद्दे, फोल्डिंग मचान, रस्सियाँ। अब ये सारा सामान कैरी किया गया था आदमियों के पीठ पे, सिर पे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें मालूम चला कि वहाँ पर कोई सूटेबल पेड़ ही नहीं है जिस पर बनाया जा सके मचान। अब ये भी हमारे लिए एक सबक था, क्योंकि जिन लोगों को हमने वो लाइव बेड बांधने के लिए भेजा था उन्हें इतनी समझ नहीं थी कि उसे बांधना चाहिए था किसी अच्छे पेड़ के पास में। हमें भी ये बात उन्हें रिमाइंड करानी चाहिए थी। हमने नोट कर ली आगे के लिए। अब गलती उनकी थी भी नहीं, क्योंकि करीब 40-42 साल हो चुके थे जब टाइगर और लेपर्ड के शिकार पर प्रतिबंध लग चुका है कि पहले गांव के लोग जानते थे कि मचान कैसे बांधा जाता है, कहाँ बांधा जाता है। अब आसपास हमने देखा और एक पेड़ को सेलेक्ट किया जिसका कि तना टूट गया था जब आया था तूफान, और उसमें एक स्लिट थी करीब 6 फीट ऊपर। वहाँ पर जो डालें थी उन्हें दबा के बैठने लायक जगह बन रही थी, और बाकी की जो डालें थी वो कैमोफ्लेज का काम कर रही थी, यानी हम छिपे रह सकते थे। लेकिन एक नुकसान ये था कि ये मचान बहुत ही नीचा था, 6 फीट, और जो शिकार यानी कि लाइव बेड जो मार दी गई थी वो पड़ी थी 30 गज की दूरी पर। अब और कोई चारा था नहीं, तो हमने डिसाइड किया भाई बैठेंगे तो इसी पेड़ पर। अब जहाँ पर हम बैठ रहे थे हमारी पीठ की तरफ थी एक पहाड़ी, यानी कि अगर मैन ईटर उस पहाड़ी की तरफ से आता तो वो हमें देख लेता, क्योंकि वहाँ पर ब्रांचेस थी नहीं। वो पक्का उस किल को छोड़ देता और हो सकता है हमें ही किल करने के मंसूबे बनाने लगता। तो हमें इस बारे में सतर्क रहना था। लेकिन अगर वो जंगल की तरफ से आता तो हमें देख नहीं पाता। अब मचान के नीचे हिल की तरफ एक गली थी जो कि करीब 10 फीट चौड़ी थी और धीरे धीरे ढलान की तरफ जा रही थी। अब मैं आपको ज़मीन के बारे में सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आने वाले घटनाक्रम में ये ज़मीन बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। अब हम लोग 2 लोग बैठ गए पेड़ के ऊपर, बाकी के लोगों को हमने भेज दिया। बज रहे थे शाम के 6। मचान पर बैठे बैठे हमें हो गया था 1 घंटा, तभी हमें हड्डियों के टूटने, चटकने, चबाने की आवाज़ आने लगी उस तरफ से जहाँ पड़ा हुआ था शिकार। अब हमने करीब 15-20 मिनट और इंतज़ार किया, क्योंकि जब लेपर्ड अपने शिकार को खा रहा होता है और जब वो कंफर्टेबल हो जाता है, अच्छे से खा रहा होता है, तो इतना मगन हो जाता है कि फिर उसे आसपास की चिंता नहीं रहती कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। बस आपको ध्यान रखना है तो एक बात का कि आपको फुसफुसा के भी कुछ नहीं बोलना है। आपने कुछ बोला, लेपर्ड गायब। अब हम लोगों के बीच में ये तय हुआ था कि मेरा दोस्त गोली चलाएगा, मैं स्पॉटलाइट दिखाऊंगा। मैं अपने पास एक 12 बोर की शॉटगन हमेशा रखता हूँ जब मैं राइफल नहीं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। जब 15-20 मिनट के बाद हमने टॉर्च जलाई, देखा लेपर्ड आराम से शिकार खा रहा है। उसका एक पंजा शिकार के ऊपर है और उसका चेहरा है हमारी तरफ। अब क्योंकि उसका चेहरा हमारी तरफ था, हम बहुत ही नीचाई पर बैठे थे, यानी कि 6 फीट की ऊंचाई पर। ऐसे में हेड शॉट मारना बड़ा ही खतरनाक होता। अब मैंने स्पॉटलाइट बंद कर दी। मेरे साथी ने मुझे कोहनी मारी कि स्पॉटलाइट जलाओ, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नीचाई पर थे कि सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था, यानी कि था हेड शॉट। बहुत ही खतरनाक था। मैंने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं कि जब लेपर्ड के सिर पर गोली मार दी, गोली आर पार निकल गई, उसके बाद महीनों तक वो लेपर्ड जिंदा रहा था। इसलिए मैंने स्पॉटलाइट को दोबारा ऑन नहीं किया।
अब मेरे दोस्त ने मुझे फिर कोहनी मारी, अब की बार थोड़ी ज़्यादा ज़ोर से मारी थी। यानी उसे गुस्सा भी आ रहा था और वो ओवर कॉन्फिडेंट था। अब मैंने थोड़ा फुसफुसा के उसके कान में बोला कि अभी मैनेजर थोड़ी देर में उठेगा, पोजीशन चेंज करेगा, तब हम स्पॉटलाइट जला के उसे गोली मारेंगे। लेकिन जब मैंने फुसफुसा के बोला, मेरे दोस्त ने बोला नहीं अभी जलाओ, क्योंकि फुसफुसाहट की आवाज़ सुन के गायब हो जाएगा। बहुत अच्छा शॉट है, ये मौका मैं अपने हाथ से गंवाना चाहता नहीं हूँ। तो मैंने उसको बोला कि दोनों आंखों के बीच में गोली मारना, और अपनी 12 बोर की शॉटगन को मैंने अपनी थाइस पे रख लिया था और जला दी मैंने स्पॉटलाइट। मैनीटर उसी पोजीशन में बैठा था, बस उसका चेहरा थोड़ा घूमा हुआ था क्योंकि अपने जबड़े से वो मांस को चबा के काटने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे दोस्त ने फायर कर दिया। जैसे ही उसने गोली चलाई, अचानक से तूफान आ गया। मैनीटर ने हमारे ऊपर चार्ज कर दिया। अब जैसे ही मैनीटर ने चार्ज किया, मैं पीछे की तरफ गिरा। अपने चारों पैरों पर हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके मैं भाग रहा था जानवर की तरह, क्योंकि मैं चाहता था मैं उतनी दूर चला जाऊं जितनी दूर से मैन ईटर मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। अब मैं भूल गया था कि एक नीचे गली थी जो कि ढलान की तरफ जा रही थी। मैं उसमें लुढ़कने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैन ईटर ने मुझे पकड़ लिया है और मैं लुढ़क रहा हूं मैन ईटर के साथ। जब मैं उसकी तली पे पहुंचा लुढ़कते हुए और देखा कि मैन ईटर वहां पर नहीं है और किसी तरह की कोई आवाज़ भी नहीं है, तब मैंने राहत की सांस ली कि मैं सुरक्षित हूँ और मुझे नहीं पकड़ा है मैनीटर ने। भाग्यवश मेरा चेहरा था आसमान की तरफ, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत घना था। अब मैं बिना हिले डुले वहाँ पर पड़ा रहा, ये सोच के कि आसपास कहीं मैनीटर बैठा होगा, इंतज़ार कर रहा होगा मेरे हरकत करने की और मुझे अपना निवाला बनाने की। अब वो 5 मिनट हुए थे कि 50 मिनट हुए थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरी गन कहाँ पर है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैनीटर जिंदा है, मर गया है कि घायल है। अब मैं वहाँ चुपचाप लेटा रहा, अपने दोस्त के भाग्य के बारे में सोच रहा था कि वो बचा कि गया। मुझे अगर पता था तो सिर्फ इतना कि मैनीटर है, जिंदा है कि घायल है मुझे नहीं मालूम, और वो मेरे हिलने का इंतज़ार कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि उठा जाए, थोड़ा सा चांस लिया जाए। मैंने बहुत ही धीमी आवाज़ में अपने दोस्त का नाम लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे लगा कि मैं दूर गिर गया था, मेरा दोस्त नज़दीक गिरा होगा और मैन ईटर उसे उठा के ले गया होगा। लेकिन फिर मुझे लगा हो सकता है भाग्य मेरे दोस्त के साथ हो और उसकी जान बचाई जा सके। तो मैंने फिर थोड़ा साहस जुटाया और अपने दोस्त को आवाज़ लगाई, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। अब मैं उठना चाहता था, लेकिन आसमान में तारे थे नहीं। इतने घुप अंधेरे में मुझे मालूम भी नहीं था कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब मैं एक स्मोकर हूँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक लाइटर रहता है। ये ज़िंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को धन्यवाद दिया कि अच्छा है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। अब मैंने लाइटर जलाया और उसकी रोशनी में आसपास का एरिया चेक किया। अब इतने गुप्त अंधेरे में उस गैस लाइटर की जो लाइट थी वो लग रही थी स्पॉट लाइट की तरह। अब वो जो गली थी जिसमें से मैं लुढ़क के आया था, अब मैं उस लाइटर की रोशनी में उसमें चढ़ के गया, हिम्मत जुटा के मचान की तरफ बढ़ा। अब जब मैं मचान के पास पहुंचा, देखा मेरा दोस्त बेहोश पड़ा हुआ है एक करवट लेके। अब मैंने मचान की तरफ जब रोशनी की तो देखा मैन ईटर भी वहां पर पड़ा हुआ है। जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वो मर चुका है। अब उस लाइटर की रोशनी में ही मैंने ढूंढा तो मुझे पानी की बोतल मिल गई जो कि हम लेके बैठे थे मचान के ऊपर। अब मैंने वो पानी छिड़का अपने दोस्त के ऊपर। थोड़ी मेहनत करने के बाद वो थोड़ा अनमने मन से कुछ बोला। अभी भी वो नींद में ही लग रहा था। अब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि हुआ क्या था, तो उसे कुछ भी याद नहीं था। तो फिर मैंने स्लाइटर की रोशनी में ही अपनी गन्स को ढूंढना शुरू किया। हमारी गन्स, स्पॉटलाइट और सेल टॉर्च यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए थे। अब जब मैंने अपनी गन को खोल के देखा तो उसके अंदर जो बैरल में दोनों कारतूस थे, दोनों के दोनों खाली थे। यानी कि दोनों बैरल फायर कर दिए गए थे। जबकि मुझे तो ये याद भी नहीं कि मैंने एक भी गोली चलाई, लेकिन मैंने शायद दोनों गोली चला दी थी। अपने दोस्त की राइफल को मैंने चेक किया तो उसके अंदर भी खाली कारतूस था। जब मैं गिर रहा था तो मैंने 2 गोलियों की आवाज़ सुनी थी। इसका मतलब पहले शॉट मारने के बाद जब लेपर्ड ने चार्ज किया, मेरे दोस्त ने अपनी राइफल से दूसरी गोली भी चला दी थी और मार दिया था लेपर्ड को। अब जो स्पॉटलाइट थी वो टूट चुकी थी, लेकिन जो सेल टॉर्च थी वो सही सलामत थी। जब तक मैंने अपना सामान इकट्ठा किया तब तक मेरे दोस्त को पूरी तरह से होश आ चुका था। अब उसे वो घटनाक्रम याद आ रहा था। अब मैंने अपने दोस्त का परीक्षण किया, रोशनी मार के देखा उसको कोई चोट नहीं है, सिर्फ जबड़ा सूजा हुआ था।
फिर हमने परीक्षण किया लेपर्ड का। एक एवरेज साइज का मेल था। इसके ऊपर गोली छीलते हुए चली गई थी स्कल के पास से, लेकिन छाती बुरी हालत में थी, करीब करीब चिथड़े उड़ गए थे। लेकिन मेरे दोस्त ने घटनाक्रम सुनाया। दोस्त ने बताया कि जैसे ही मैंने पहली गोली चलाई, मैन ईटर ने चार्ज किया। यहाँ तक तो मुझे भी याद था। उसके बाद मेरा दोस्त बोला कि उसने दूसरी गोली चैम्बर में डाली। उसको इतना टाइम मिला नहीं कि वो राइफल को अपने कंधे से लगा सके, तो उसने ऐसे ही गोली चला दी। अब उसकी राइफल का बट हवा में ही था जब उसने सेकंड शॉट लगाया, और उस राइफल के झटके ने उसका जबड़ा सुझा दिया था। झटका करीब करीब ऐसा ही लगा था जैसे कि एक बॉक्सर ने मुक्का मार दिया हो। अब मैं वो घटनाक्रम दोबारा याद करता हूँ अपने पाठकों के लिए, तो जब लेपर्ड का चेहरा टिल्टेड था, जब मेरे दोस्त ने गोली चलाई, वो गोली उसको छीलते हुए निकल गई उसके सिर को। अब हल्का सा झटका लगा था, गोली की आवाज़ आई थी, तो मैन ईटर ने चार्ज कर दिया हमारी तरफ। 12 बोर की शॉटगन मेरी थाइस पे थी, लेकिन मेरे हाथ में स्पॉटलाइट भी थी, तो मैं इमीडिएटली कुछ कर नहीं पाया। तो हुआ यह था, मेरे गन के ट्रिगर पर मेरी उंगली थी। जब मैन ईटर ने छलांग लगाई तो मेरी राइफल की नली से वो टकराया, मेरे दोनों ट्रिगर अपने हाथ से दब गए, इसीलिए उसकी छाती के चिथड़े उड़ गए। यानी कि मैन ईटर ने अपने आप को खुद ही गोली मार ली थी। गन मेरी थी। हम लोग मौत के मुंह से वापस आए थे मात्र हमारे दोस्त के दुस्साहस की वजह से। मैंने अच्छे से पिटाई की अपने दोस्त की, बस ये ध्यान रखा कि उसके सूजे हुए जबड़े पे न मारूं। हम दोनों बुरी तरह से शर्मिंदा थे। हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि ये बात कभी किसी को बताएंगे नहीं। अभी तक ये वादा हमने पूरा किया था। अब बहुत समय बीत चुका है, तो अपने उस दोस्त की परमिशन लेने के बाद ही ये घटनाक्रम मैंने आपको बताया है। कोई भी गांव वाला और कोई भी फॉरेस्ट वाला गोली की आवाज़ सुनने के बाद हमारी मदद करने के लिए नहीं आया था, लेकिन ऐसा करने से हमने ही उन्हें मना किया था। अब उनको बुलाने के लिए हमने 2 फायर और किए हवा में, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। तो हमने डिसाइड किया कि हम रात यहीं पर गुजारेंगे। अब क्योंकि मैन ईटर मर चुका था, तो हमें ज़मीन पर किसी तरह का कोई खतरा था नहीं। तो उस लेपर्ड की डेड बॉडी से थोड़ी दूरी पर हम सोए। साउंड स्लीप आई, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमने अच्छा और बहादुरी वाला काम कर दिया है। सुबह 6 बजे हमारी नींद खुली जब हमें उठाया गया फॉरेस्ट स्टाफ के द्वारा और गांव वालों के द्वारा। वो सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख ली थी लेपर्ड की लाश। उन लोगों ने हमें धन्यवाद दिया कि हमने उन्हें मुसीबत से छुटकारा दिला दिया है। अब जब हमने उनसे पूछा कि गोलियों की आवाज़ जो कि हमने बाद में चलाई थी, आप लोग क्यों नहीं आए, तो वो बोले हम लोग रात के 10 बजे तक तो जग ही रहे थे, लेकिन हमें सुनाई नहीं दी कोई भी गोली की आवाज़। अब गांव वालों का कहना था क्योंकि ये जो वैली है जिगजैग आकार की है, तो हो सकता है पहाड़ों की वजह से गोली की आवाज़ वहां तक पहुंची ही ना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।